दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम को जिसका नाम है द कैंटेबरी टेल्स। इसको लिखा है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जिन्हें कहा जाता है जॉफ्री चौसर। इस लेक्चर के अंदर हम लोग द कैंटेबरी टेल्स की समरी को नहीं समझेंगे, हम समझेंगे जनरल प्रोलॉग को। देखिए जो भी एमए के स्टूडेंट हैं या फिर आप यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो आप लोगों को कैंटेबरी टेल्स का जनरल प्रोलॉग जो है वो पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या फिर जहां पर भी चौसर को पढ़ाया जाता है, तो आपको कैंटेबरी टेल्स का जनरल प्रोलॉग जो है ना पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी खासी डिटेल इसके बारे में बताऊंगा और आपको साथ साथ नोट्स भी देता रहूंगा ताकि आपको यह पता लग जाए कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, और किस तरह से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को कैंटेबरी टेल्स के बारे में कुछ बता देता हूं। कैंटेबरी टेल्स एक ऐसा वर्क है जो जॉफ्री चौसर ने लिखा था और इसके अंदर 24 स्टोरीज जो है ना इंक्लूड की गई हैं। तो एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन में कि कैंटेबरी टेल्स के अंदर जॉफ्री चौसर ने कितनी स्टोरीज को लिखा था। तो आप लोगों को 24 स्टोरीज इसका आंसर देना है। या फिर दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉफ्री चौसर का इनकम्प्लीट वर्क कौन सा है, तो आपको फिर भी द कैंटेबरी टेल्स ही इसका आंसर देना है। नेक्स्ट फैक्ट है कि जॉफ्री चौसर ने इसको एंड ऑफ द 14th सेंचुरी में लिखा था। जॉफ्री चौसर ने इसे 1387 के आसपास लिखना स्टार्ट किया और 1400 में जॉफ्री चौसर की डेथ हो गई थी, ठीक है। 1400 में इनकी डेथ हो गई थी जिसकी वजह से ये वर्क इनका इनकम्प्लीट रह गया था। अगला फैक्ट है कि जो ये 24 स्टोरीज जॉफ्री चौसर ने इसके अंदर लिखी हैं, ये जो हैं मोर देन 17,000 लाइनों में लिखी गई हैं। तो बहुत काफी बड़ा लंबा वर्क है, ठीक है, और इसीलिए इसे जॉफ्री चौसर का मैग्नम ओपस वर्क भी कहते हैं। मैग्नम ओपस क्या होता है? देखिए ये जो शब्द है ना आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा ताकि लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाए। मैग्नम ओपस होता क्या है? ये कुछ नहीं होता, मास्टरपीस, किसी भी राइटर के मास्टरपीस को हम मैग्नम ओपस वर्क कहते हैं। यदि आपको एग्जामिनर मास्टरपीस लिख के दे देगा तो आप उसे आसानी से आंसर कर सकते हो, लेकिन बहुत लोगों को मैग्नम ओपस नहीं पता होता, इसलिए एग्जामिनर मैग्नम ओपस शब्द का इस्तेमाल यहां पर करते हैं, ठीक है। और जो कैंटेबरी टेल्स है ये जॉफ्री चौसर का मैग्नम ओपस वर्क है। जॉफ्री चौसर ने डिसाइड किया था कि वो 120 स्टोरीज को लिखेंगे अपने इस वर्क में, लेकिन उनकी डेथ की वजह से ये वर्क जो है इनकम्प्लीट रह गया। अब ये जो कैंटेबरी टेल्स है, ये कैंटेबरी टेल्स जो है ये पिलग्रिम्स की कहानी है, ठीक है। ये 29 पिलग्रिम्स होते हैं एक जगह पर और एक हमारा नरेटर होता है। नरेटर कौन? जॉफ्री चौसर। तो मिलके कितने हो जाते हैं? 30 लोग हो जाते हैं। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कैंटेबरी टेल्स जाते समय कि हम 2 स्टोरी आते समय सुनाएंगे और 2 स्टोरी जाते समय सुनाएंगे। तो एक आदमी 4 स्टोरी सुनाएगा। जब एक आदमी 4 स्टोरी सुनाएगा और 30 लोग हैं तो टोटल 120 स्टोरी जॉफ्री चौसर को लिखनी थी, लेकिन 1400 में इनकी डेथ होने की वजह से ये वर्क जो है इनकम्प्लीट रह गया। ये तो थी कैंटेबरी टेल्स की इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं इसके जनरल प्रोलॉग की। देखिए जब सर्दियां खत्म होती हैं तो जो ठंडे देश होते हैं वहां पर गर्मियों को जो है ना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये कहानी शुरू होती है अप्रैल के महीने से, जब वहां पर फ्रेशनेस को लोग फील करते हैं, लोग लाइफ फील करते हैं कि देखो अच्छा मौसम आने वाला है, प्लांट्स में लाइफ दिखती है, फ्रूट्स दिखते हैं अच्छे अच्छे, और बर्ड्स में भी चहकने की आवाज आती है, ठीक है, बर्ड्स भी गाना गाती हैं। तो बहुत ही अच्छा मौसम होता है अप्रैल का और लोग पिलग्रिमेज पर जाने की अपना प्लान बनाते हैं, अलग अलग जगहों पर घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर वो कहां पर जाते हैं? तीर्थ स्थान पर वो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे राइटर ने भी कैंटेबरी टेल्स, कैंटेबरी कैथेड्रल जाने का प्रोग्राम बनाया है और वहां पर कहां पर? द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बकेट। ये चीज आप लोग याद रख लीजिएगा, ये चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा जब हमारे राइटर जॉफ्री चौसर जो हैं डिसाइड कर लेते हैं कि मैं कैंटेबरी टेल्स जाऊंगा और वो निकल पड़ते हैं, तो एक दिन क्या होता है, वो अपनी यात्रा के दौरान एक इन में जाकर रुकते हैं जिसका नाम है टैबर्ड इन। अब इस नाम इन का नाम भी याद रखना आप लोग, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे यह भी पूछा जाता है कि कौन सी इन के अंदर जॉफ्री चौसर रुके थे और ये इन कहां पर है? साउथ वार्क के अंदर है, ठीक है। अब जब जॉफ्री चौसर यहां पर रुकते हैं तो 29 पिलग्रिम्स का एक और ग्रुप
इस इन में आकर रुकता है, जिसे हमारे नैरेटर, जिसे हमारे राइटर जॉफ्री चौसर भी ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को इमेज के माध्यम से इसे समझाना चाहूंगा। ये है वो टैबर्ड इन, और इस इनका जो होस्ट है हैरी बैले इसका नाम है। तो हैरी बैली जो है, इस नाम को आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों। इस होस्ट ने भी बहुत ही अच्छा रोल निभाया है। क्या रोल निभाया है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अब इस इनके अंदर सबसे पहले आते हैं पिलग्रिम्स में से जॉफ्री चौसर, ये आकर रुकते हैं। उसके बाद 29 पिलग्रिम्स जो है ना वो और यहां पर आकर रुकते हैं, और इन्हीं 29 पिलग्रिम्स को हमारे नैरेटर जॉफ्री चौसर जो हैं इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। तो शाम के वक्त जो है ना ये खाना पीना खाते रहते हैं। तो हैरी बैले जो होस्ट है ये एक सजेशन देता है इन लोगों को। देख लीजिए क्या सजेशन देता है आप लोगों के सामने। जब ये खाना खाते रहते हैं, शाम के टाइम पर खाना पीना करते रहते हैं, तो ये जो टैबर्ड इनका होस्ट है हैरी बैली, ये क्या करता है, इन लोगों के सामने एक प्रपोजल रखता है कि आप लोग जो है कैंटरबरी टेल्स जा रहे हैं, तो आप लोग चुपचाप जाएंगे और चुपचाप आ जाएंगे, तो आपकी यात्रा जो है ना पूरी की पूरी बोरिंग हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि हम जाते समय भी और आते समय भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां जो है ना एक दूसरे को सुनाएंगे, और मैं उन सारी की सारी कहानियों को, कौन, हैरी बैली जो है उन सारी की सारी कहानियों को जज करेगा, और जिसकी भी कहानी सबसे अच्छी होगी उसको हम वापस लौटते समय इस टैबर्ड इन के अंदर एक बहुत ही अच्छा डिनर कराएंगे। सभी लोग मान जाते हैं, सभी लोग इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है भाई, आराम से जाएंगे, गाते बजाते जाएंगे और अच्छी तरह से आएंगे। तो अब आती है कि कौन सबसे पहले कहानी सुनाएगा। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, स्ट्रोक खींचते हैं। मतलब स्ट्रोक खींचकर ये कहते हैं कि जो भी स्ट्रोक खींचेगा पहले उसको ही कहानी सुनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो कहानी सुनाने का नंबर आता है वो आता है नाइट का। तो सबसे पहली कहानी इसके अंदर हमें नाइट सुनाता है। लेकिन इससे पहले जो हमारा नैरेटर है जॉफ्री चौसर है वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले हमें बताना चाहेंगे इसके कैरेक्टर के बारे में कि उनके साथ जो है ना वो कौन कौन है। तो जनरल प्रोलॉग के अंदर हमें ये सारे के सारे कैरेक्टर पता चलेंगे कि कौन उनके साथ साथ है। तो सबसे पहले आता है नाइट का कैरेक्टर। तो ये जो नाइट है ना, जॉफ्री चौसर की नजरों में द नोबलेस्ट ऑफ दी पिलग्रिम्स हैं। मतलब सारे के सारे जो पिलग्रिम्स हमारे पास हैं उन सब में से सबसे ज्यादा नोबल जो कैरेक्टर है वो नाइट का ही कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसके पास सैन्य कौशल है, वफादारी है, सम्मान है, उदारता है, और इसके पास बहुत ही अच्छे मैनर हैं। ये ज़्यादा दिखावा नहीं करता, ये बहुत ही आसान से बहुत ही सीधे सिंपल कपड़े पहनता है, और ना ही ये किसी को कोई भी अनकाइंड वर्ड बोलता है। मतलब सभी के साथ ये व्यवहार जो है ना अपना बना के रखता है। और इसने अपनी ज़िंदगी में कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और इसने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो ट्रुथ और क्राइस्ट के लिए लड़ी हैं। इसने कभी भी कोई भी लड़ाई अपनी ऑन ग्लोरी और वेल्थ के लिए नहीं लड़ी है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। सबसे नोबलेस्ट कैरेक्टर के बारे में पूछा जाए तो वो नाइट का ही कैरेक्टर है। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर है द स्क्वायर। अब ये द स्क्वायर जो है ये कौन है? ये है दोस्तों द नाइट का बेटा। नाइट का बेटा है, लेकिन इसकी जो आदतें हैं ना वो अपने पिताजी से बिल्कुल नहीं मिलती हैं। और इसके बारे में बता देता हूं मैं आपको, ये एक यंग हैंडसम कर्ली हेयर्ड सन ऑफ द नाइट है। इसके बाल कैसे हैं? कर्ली इसके बाल हैं, और ये अपने पिता की तरह बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। इसको डांसिंग में जाना, कोर्टिंग में जाना, सिंगिंग करना, पोएट्री लिखना, और इसको हॉर्स का राइड करना ये बहुत ही अच्छा लगता है। और ये अपने आप को लेडीज मैन समझता है। मतलब ये एक लस्टी किस्म का इंसान है, और अपने आप को ये सोचता है कि ये औरतों के लिए ही बना है, उनको प्लेजर देने के लिए ही बना है। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर जो आएगा आप लोगों के सामने, ये आएगा द नाइट का नौकर, नाइट का सर्वेंट आएगा। इसका नाम है द योमैन। अब ये जो द योमैन है ये एक बहुत ही अच्छा बनपाल है, ठीक है। मतलब जो नाइट है उनके यहां पर ये उनके खेतों की देखरेख करता है, जो नाइट के खेत हैं उनकी, या फिर उनके जो वन है, वृक्ष हैं, उनकी देखरेख करता है। अब इसका गेटअप कैसा होता है? ये हरे कलर के कपड़े पहनता है। हरे कलर के कपड़े पहनने के साथ साथ ये अपना तीर जो है ना हमेशा रेडी रखता है। मान लो कोई जानवर अगर किसी चीज का नुकसान करता है तो ये अपने तीर के माध्यम से उसे आसानी से भगा सके, ये अपना तीर बिल्कुल रेडी रखता है, और हरे कलर के कपड़े पहनता है। तो ये है योमैन। अगला कैरेक्टर है द प्रायरेस। ये प्रायरेस जो है ये एक नन है। अब ये इसे हम नन के साथ साथ मैडम एग्लेंटाइन के नाम से भी जानते हैं। जॉफ्री चौसर इसका थोड़ा सा मजाक उड़ाकर कहते हैं
कि इसका जो ये पहली बात तो फ्रेंच में बोलती है और दूसरी बात इसका एक्सेंट जो है ना बड़ा ही टेरिबल है। ये अच्छी तरह से सही से नहीं बोल पाती है। जब ये गॉड की प्रेयर गाती है ना तो ये अपनी नाक से ही गाती है। आपने देखा होगा हिमेश रेशमिया जिस तरह से नाक से गाते हैं, तो कुछ लोग नाक से गाते हैं, तो ये भी उनमें से एक है। लेकिन इसके अलावा ये बिल्कुल अच्छे कपड़े पहनती है, बहुत ही अपने कपड़ों को मेंटेन रखती है, अच्छे पहनती है, क्वालिटी के पहनती है, फैशनेबल भी पहन लेती है, ठीक है। और इसके अलावा ये चैरिटेबल भी है और काइंड भी है। बहुत ही अच्छी इसकी आदतें हैं। और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, ये है द मॉन्क। अब ये जो करेक्टर है ना, वैसे तो ये एक रिलीजियस करेक्टर है लेकिन बहुत ही ज्यादा करप्ट है। रिलीजियस के नाम पर धोखा दे रहा है लोगों को ये, और ये कभी भी पूजा पाठ में एक जगह बैठने में विश्वास नहीं करता। ये जाने में कहां पर जाने की कोशिश करता है, हमेशा हंटिंग पर जाने की कोशिश करता है। इसको हंटिंग बहुत पसंद है। हंटिंग के अलावा इसे खाना पीना बहुत पसंद है, साथ में इसको दारू भी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो ये मॉन्क जो है ना, रिलीजियस कैरेक्टर होने के साथ साथ ये फालतू की चीजें करने में ज्यादा विश्वास रखता है, लेकिन इसे रिलीजियस कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहा गया है तो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है द फ्रायर। ये मॉन्क की तरह ही है। देखिए फ्रायर जो है ना, वैसे तो ये एक फ्रायर है लेकिन ये कभी भी अपने मठ में रुककर पूजा पाठ नहीं करता है। और जो जोफ्री चौसर का टाइम था ना, उस समय में ये फ्रायर लोग थे, देखिए यहां पर लिखा हुआ है ए ग्रेट ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। यहां पर ये बताते हैं कि जोफ्री चौसर के टाइम पर ये फ्रायर लोग जो थे, इनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था। ये एक ऐसी ऑब्जेक्ट बन गए थे जिनके ऊपर कोई भी क्रिटिसाइज कर सकता है जिन्हें, ठीक है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये विश्वास रखते थे किस चीज में, कि ये किसी के भी फ्रेंड बन जाते थे जिनसे इनका मतलब निकले, जैसे कि यंग वुमेन हो जिनसे ये अपनी सर्विसेज ले सकते हैं, या फिर रिच मैन हो जिनसे इन्हें फाइनेंशियली फायदा हो सकता है। उन लोगों के ये बहुत ही जल्दी दोस्त बन जाते थे, इसीलिए इन्हें क्रिटिसाइज किया जाता था। नेक्स्ट कैरेक्टर है द मर्चेंट का। देखिए बहुत ही चालाक आदमी है ये जो मर्चेंट है। वैसे तो मर्चेंट को चालाक होना ही चाहिए, लेकिन इसके अंदर ये जो मर्चेंट है ये बहुत ही फैशनेबल कपड़े पहनता है। ये कई कलर के कपड़े पहनता है, साथ में इसकी जो दाढ़ी है ना उसमें 2 नोक निकली हुई हैं, और इसे ऊंचे घोड़े पर चलने का बहुत शौक है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट मर्चेंट है और हमेशा अपने ही प्रॉफिट की ये बात करता है। लेकिन किसी को भी अभी ये नहीं पता, इस मर्चेंट जिस तरह के कपड़े पहनता है, घोड़े पर चलता है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि ये मर्चेंट जो है ना कर्जे में है, इसके ऊपर कर्जा भी हो रखा है, लेकिन किसी को ये इस तरह से दिखाता नहीं है। इसके अलावा द क्लर्क, ये है बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टर जो कैंटरबरी टेल्स के अंदर बताया है जोफ्री चौसर ने। क्यों मैं इसे बेहतरीन बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए इसका नाम जो है द क्लर्क है, और दूसरा ये एक पुअर स्कॉलर है। पुअर होने के साथ साथ जो भी इसके पास पैसे आते हैं वो उनसे ये कपड़े नहीं खरीदता, ये कपड़े पहनता है, फटे पुराने कपड़े पहनता है, और जो पैसे इसके पास होते हैं उन सारे के सारे पैसों से ये बुक्स खरीद लेता है, ताकि ये अपनी नॉलेज को, लर्निंग को जो है ना बढ़ा सके। तो जोफ्री चौसर की नजरों में ये भी पिलग्रिम्स के अंदर एक रेस्पेक्टेड पर्सन है, ठीक है, और सारे पिलग्रिम्स के द्वारा इनकी रेस्पेक्ट भी की जाती है। तो क्लर्क एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है। अब द मैन ऑफ लॉ, द मैन ऑफ लॉ जो है ये भी मर्चेंट की तरह ही है। शो ऑफ कुछ और करता है, एक्चुअली में कुछ और है, लेकिन अपने काम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये जो मैन ऑफ लॉ है ये ए मेंबर ऑफ द न्यू मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत ही अपने काम में परफेक्ट है। इतना परफेक्ट है जो भी लीगल डॉक्यूमेंट इसके द्वारा बनाए जाते हैं उसके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं निकाल सकता। ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, अपने काम में ये परफेक्ट आदमी है, और अपने आप को हमेशा ये बिजी दिखाने की कोशिश करता है, और इतना बिजी कि जितना काम भी इसके पास नहीं होता उससे ज्यादा ये बिजी दिखाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है द फ्रैंकलिन का। फ्रैंकलिन जो है ये बहुत ही अच्छा आदमी है। इसकी यहां पर जो भी किसान लोग काम करते हैं, जो भी नौकर लोग करते हैं, उन लोगों को ये क्या करता है, दावत खिलाता है। एक टेबल अपने यहां पर रेडी रखता है जिस पर दावत का आयोजन किया जाता है। तो उन लोगों को जो भी इसके यहां पर देखिए एक छोटे बड़े का कोई भी भेदभाव नहीं रखता है, उन सभी को ये बुलाता है और उन्हीं को उनको खाना भी खिलाता है और उनके एंटरटेनमेंट का इंतजाम भी ये करके रखता है। तो ये जो है एक बहुत ही बड़ा
वेल्दी लैंड ओनर होने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया जो है ना होस्ट भी है। ठीक है, तो ये था द फ्रैंकलिन। नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ चलते हैं, द कुक। अब ये कुक देख लिए, पहले आप इसकी इमेज को देखें। जो कुक है इसकी इमेज आपको देखने के लिए क्या लग रही है कि अगर आप इसके हाथों का बना हुआ खाना खाएंगे तो कैसा लगेगा आपको। ये वैसे तो वेल एक्सपीरियंस्ड है खाना बनाने का, इसे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है और खाना भी ये बहुत टेस्टी बनाता है, लेकिन रहता बहुत गंदा है। यदि आपको कोई ऐसा इंसान खाना बना के दे जो टेस्टी खाना तो बना रहा है और रहता बहुत गंदा है, तो आप क्या आपका खाने का मन करेगा? नहीं करेगा ना। उसी तरह का ये आदमी है, लेकिन इस कुक को हायर किया है गिल्ड्समैन ने। ठीक है, ये 5 लोगों का ग्रुप है, मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगा। ये इस ग्रुप के लोगों ने इसे हायर किया है कि ये खाना उन लोगों के लिए बनाएगा जब ये तीर्थ यात्रा पर अपनी होंगे, लेकिन ये दिखने में, इसके अपीयरेंस की वजह से लोग इससे थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं। ये है द गिल्ड्समैन जो द कुक को हायर करते हैं अपने साथ अपने पिलग्रिमेज पर ले जाने के लिए कि वो उनके लिए खाना बनाएगा। बढ़ते हैं आगे, ये है द शिपमैन। ये शिपमैन जो है ये भूरी चमड़ी का एक आदमी है। ये अपने गले में क्या एक डैगर लगाकर रखता है। अब ये एक बड़ा ही रास्कल किस्म का आदमी है। रास्कल मतलब बदमाश किस्म का आदमी है, क्योंकि ये चोरी करता है। चोरी भी किस चीज की करता है? वाइन की करता है। और कहां से? शिप में से ये चोरी करता है। जब दूसरे शिपों के कैप्टन सो जाते हैं तो ये चोरी चोरी उन शिपों में चढ़ जाता है और वहां से शराब को चुरा कर ले आता है। इसीलिए इसका नाम यहां पर शिपमैन जॉफ्री चौसर ने हम लोगों को बताया है। इसके अलावा द फिजिशियन जो है ना, किलर की तरह ही एक अच्छा आदमी है, वेल एजुकेटेड है और ये इसको बड़ी ही अच्छी नॉलेज है किसकी? मेडिसिन्स की। इसको दवाइयों की बहुत ही अच्छी नॉलेज है, साथ ही साथ इसे एस्ट्रोनॉलॉजी की भी बहुत अच्छी नॉलेज है। ये बहुत ही अच्छा एजुकेटर भी है। ठीक है, और इसको जो भी चीज आती है, जिस चीज की भी इसको नॉलेज है, ये उसे अपने परफेक्ट तरीके से करता है। तो बहुत बढ़िया कैरेक्टर है द फिजिशियन बी। इसके अलावा द वाइफ ऑफ बाथ। अब ये वाइफ ऑफ बाथ जो है ना, ये टाउन ऑफ बाथ से आती है। टाउन ऑफ बाथ एक जगह है जहां से ये बिलोंग करती है। और ये जो वाइफ ऑफ बाथ है ना, इसने अभी तक 5 बार शादी कर ली है और 5 बार शादी करने के बावजूद भी ये और करंटली सर्चिंग फॉर अनदर मैन टू मैरी। अभी भी ये लोगों को शादी करने के लिए ढूंढ रही है। तो आप वाइफ ऑफ बाथ के बारे में भी ध्यान रखेंगे। अगला कैरेक्टर है द पार्सन। ये पार्सन जो है, जितने भी रिलीजियस कैरेक्टर अभी तक मैंने आप लोगों को बताई जनरल प्रोलॉग के अंदर कैंटरबरी टेल्स के, वो सब लोग रिलीजियस होने के साथ साथ उल्टे सीधे कामों में व्यस्त रहते थे। लेकिन जो ये पार्सन है ना, ये अपने काम को अच्छी तरह से करता है। ये एक रिलीजियस कैरेक्टर है, बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है और भगवान की पूजा करता है। और इसको मनी या फालतू की चीजें जितनी भी होती हैं, जितनी भी शौक वाली चीजें होती हैं, उनसे कोई फायदा नहीं होता। ये लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता है ताकि लोग अच्छे रास्ते पर चले, इसे फॉलो करें, भगवान को फॉलो करें। ये सभी के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता है। अगला कैरेक्टर है द मिलर का। दो मिलर है, ये एक प्रोफेशनल रेसलर है, साथ ही साथ ये एक थीफ भी है। और इसकी जो दाढ़ी है वो कैसी है? रेड कलर की दाढ़ी है और इसकी नाक पर एक मस्सा है। देखिए आप यहां पर इसकी दाढ़ी को देख सकते हैं और इसकी नाक पर जो है रेड कलर का मस्सा है। तो ये है आपके सामने द मिलर। मिलर के अलावा इसमें एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है द मैंसिपल। अब ये मैंसिपल जो है ना, एक बहुत ही बढ़िया बुद्धिमान बिजनेसमैन है। अब ये कैसा बिजनेसमैन है? ये बड़ा ही चालाक है। किसकी तरह चालाक है? शिपमैन की तरह चालाक है, मिलर की तरह चालाक है। ये अपने मास्टर्स को फूल बनाता है, उनकी चोरी करता रहता है, उनसे चीजें चुराता रहता है। कैसे? देखिए मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। पहली बात, इसकी खासियत पहली ये है कि जब भी कोई चीज खरीदेगा तो उस चीज को खरीदने से पहले, चाहे वो कैश में खरीद रहा हो चाहे फिर उधार खरीद रहा हो, लेकिन खरीदने से पहले अच्छी खासी बार्गेनिंग करता है। बार्गेनिंग करता है, चाहे उधार ही खरीद रहा हो फिर भी बार्गेनिंग करेगा। और इसके अलावा इसके अंदर एक और टैलेंट है। अभी तक इसके जो है ना मोर देन 30 मास्टर्स रह चुके हैं। इसके 30 मास्टर्स के आसपास अभी तक रह चुके हैं और वो सारे के सारे मास्टर जो थे ना, वो लॉ की नॉलेज में बहुत ही अच्छे थे, उनको बहुत ही अच्छी नॉलेज थी। लेकिन ये जो मैंसिपल है, ये उनको बिफूल कर देता है, मतलब मूर्ख बना देता है। इतना चालाक है शिपमैन और मिलर की तरह। तो आई होप ये कैरेक्टर भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला कैरेक्टर है रीव का। रीव जो है, ये है एक स्टेट का मैनेजर। अब ये बड़ा ही
बूढ़ा है, पतला है, दुबला है, एकदम केकड़े की तरह दिखता है, लेकिन लोग इससे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि इसे बहुत सारी ट्रेड की ट्रिक्स आती हैं, बिजनेस की बहुत सारी ट्रिक्स आती हैं, और ये अपने बॉस से भी ज्यादा वेल्दियर है, मतलब अपने बॉस से भी ज्यादा इसके पास पैसा है। साथ ही साथ ये एक बहुत ही अच्छा कारपेंटर भी है, टैलेंटेड कारपेंटर है। इसको बहुत गुस्सा आता है जब मिलर जो है ना एक कारपेंटर की स्टोरी सुनाता है, पुलिस कारपेंटर की स्टोरी सुनाता है, तो इसको बहुत गुस्सा आता है उस समय पर। तो रीव जो है ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टर माना जा सकता है। अगला कैरेक्टर है द समनर। अब ये क्या है? ये एक और रिलीजियस कैरेक्टर हमें यहां पर देखने के लिए मिला है, लेकिन ये किस तरह का है? एकदम पाखंडी है, ये एकदम पाखंडी है। इसको एक बीमारी लग जाती है, स्किन डिसीज लग जाती है, जिसको हम चर्म रोग भी बोल सकते हैं। इसकी स्किन ऐसी होने लगती है जैसे मान लो कि पपड़ी जम जाती है, या फिर एकदम चेहरा मुरझाया हुआ हो जाता है। इस तरह की डिसीज इसे लग जाती है। अगला कैरेक्टर है द पार्टनर। अब ये पार्टनर जो है इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलती हैं किसकी क्वालिटी? औरतों वाली क्वालिटी देखने के लिए मिलती हैं। ये क्या लगता है? लंबे लंबे बाल रखता है औरतों की तरह ही, और ये एक होमोसेक्सुअल है, और इसकी जो आवाज है ना वो भी बड़ी अजीब टाइप की है, और सारे के सारे गुण जो है ना इसमें औरतों वाले ही हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब ये सारे कैरेक्टर होने के बाद जोफ्री चौसर हमसे माफी मांगते हैं कि जो भी चीजें मैंने आप लोगों को पिलग्रिम्स के बारे में बताई हैं, उनको उनके बारे में बताया है, चाहे उनके नंबर हो, कितने पिलग्रिम्स थे, या उनकी ड्रेस कैसी थी, ये सारी की सारी चीजें मैंने बताई हैं। फिर भी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। ये अपोलॉजी हमसे मांगते हैं जोफ्री चौसर। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देता हूं होस्ट के बारे में। जो टैबर्ड इनका होस्ट है, देखिए टैबर्ड इन याद रखना है आप लोगों को ये नाम। टैबर्ड इनका होस्ट जो है हैरी बैली। अब ये हैरी बैली बहुत ही जोली किस्म का इंसान है, जिसने ये प्रपोजल दिया था सभी लोगों को कि आप लोग जाते समय 2 स्टोरी सुनाओगे और आते समय 2 स्टोरी सुनाओगे, जिसकी वजह से जोफ्री चौसर इस वर्क को लिख पाए। अदरवाइज जोफ्री चौसर को ना स्टोरी मिलती और ना ही वो उसे लिख पाते। तो हैरी बैले के इस प्रपोजल के लिए ही उन्हें वो धन्यवाद कहते हैं। और हैरी बैली ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो उसके नियमों को सेट करता है, उसके सारे जो कहानियां हैं उसके नियमों को सेट करता है। आई होप ये जनरल प्रोलॉग आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।